नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते कौन सा कंपनी है। सबसे पहले बात करूंगा कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में। देखिए, कोटक महिंद्रा बैंक आप सभी जानते हैं, इंडिया के एक पॉपुलर बैंक है। इंडिया के देखा जाए तो थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है। और कोटक बैंक के ऊपर एक बहुत बड़ा आरबीआई ने रेस्ट्रिक्शन लगा दिया। और आरबीआई के रेस्ट्रिक्शन के कारण ही कोटक बैंक के ऊपर एक बिग फॉल देखने को मिला। और जब फॉल हुआ था तब मैंने आपको बताया कि इस फॉलिंग सिचुएशन में मैं कुछ पॉजिटिव डिसीजन लूंगा, और मैंने किस तरीके से डिसीजन लिया और मेरा टारगेट कहाँ तक है एज ए शॉर्ट टर्म पीरियड में, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए, मैं आपको यहाँ पे कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। मैं किस तरीके से काम कर रहा हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको उस पैटर्न के हिसाब से काम करना है तो एक बार आपको रिसर्च करना होगा, आपको जो सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करना होगा। तो बेसिकली कंपनीज के ऊपर देखिए, जिस तरीके से पैटर्न क्रिएट हुआ, आप ध्यान से इस चीज़ों को देखना। कंपनी के ऊपर क्या हुआ, एक बिग फॉल देखने को मिला। देखिए, शानदार तरीके से कंपनी ग्रोथ कर रहे थे, उसके बाद देखिए गैप डाउन में ओपन हुआ, उसके बाद और भी गिरे, और वहां से देखिए कंपनी रिकवरी कर रहा है। मैं आपको हमेशा बार बार एक ही चीज बार बार बोलता रहता हूँ कि कोई भी अच्छी कंपनी, अगर आपको कोई भी न्यूज के कारण गिरावट का माहौल दिखे, तो उस पॉइंट्स को जरूर टेम्पोररी लेना, क्योंकि वो पॉइंट्स उतना पॉजिटिव नहीं है जो कंपनी को आगे रोक पाएंगे। क्योंकि देखिए, कंपनी यहाँ से गिरावट तो हुआ, उसके बाद देखिए फिर से रिकवरी कर रहा है। तो यहाँ पे हुआ क्या, देखिए पहली बार 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे चार्ट पैटर्न बनना स्टार्ट किए। और दूसरी बात, आरएसआई देखिए, आरएसआई लाइन जो है वो 30 के नीचे आया। तो 30 के नीचे जब यहाँ पे आया तो इस जगह पे कंपनी के ऊपर क्या बना, एंटी बना। तो एंटी बनने के बाद आरएसआई क्या करेंगे, ऊपर जाकर जब 70 को टच करेंगे तब एग्जिट बनेगा। और जब मुझे लगता है जिस तरीके से आरएसआई ऊपर जा रहा है, वो जब 70 को टच करेंगे तो अब यहाँ पे भी 200 डेज ईएमए को टच करने वाला है। अगर मैं इस कंपनी के करंट जब एंट्री हुआ उस लेवल से, अगर उस लेवल से भी मैं इस कंपनी का मार्किंग करूँ टॉप लेवल तक, तो ऑलमोस्ट 14 to 15% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। अभी देखिए कितना टारगेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यहाँ से और भी गिरेगा, वो देखना बहुत बाकी है। मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा, आरबीआई ने इस कंपनी के ऊपर जो रेस्ट्रिक्शन लगाया, वो इसका जो क्रेडिट कार्ड जो न्यू इश्यू करने का बैंड लगा दिया। मतलब कोई भी क्रेडिट कार्ड न्यू इश्यू नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, कोई भी मतलब ऑनलाइन जो ऑनलाइन के माध्यम से और जो ऑफर कंपनी कस्टमर को दे रहे थे, उस तरीके से ऑफर कंपनी नहीं दे पाएंगे। तो ये जो रिस्ट्रिक्शन है कुछ दिनों तक चलेगा, क्योंकि ऐसे रिस्ट्रिक्शन एचडीएफसी बैंक के ऊपर भी आया था। और एचडीएफसी बैंक के ऊपर जब रिस्ट्रिक्शन हट गया, तब एचडीएफसी बैंक धीरे धीरे करके अच्छा खासा परफॉर्मेंस करना स्टार्ट कर दिए। बेसिकली कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर मैं हमेशा पॉजिटिव रहता है, क्योंकि इसका सेल्स में कभी भी कमियां देखने को नहीं मिलेगा। सेल्स मतलब रेवेन्यूज में कभी भी कमी देखने को नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट और एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट जो 4,500 करोड़ था वो 5,300 करोड़ तक बन चुके हैं। और सबसे बेस्ट पॉइंट क्या है, आप देख सकते हैं कंपनी का एनपीए जो 0.41% के आसपास था, वो 0.36% के आसपास बन चुके हैं। मतलब कंपनी बेस्ट तरीके से खुद का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ को यहाँ पे मेंटेन कर रहा है। और इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव थिंकिंग रखता हूँ। और इंस्टीट्यूशन में देखिए, इतना नेगेटिव न्यूज आने के बाद भी इंस्टीट्यूशन माल बेचने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, आपको लग रहा होगा कि एफएस ने कुछ क्वांटिटी बेच दिया, एफएस ने बेचा, उसका फायदा डायरेक्टली डीएस ने उठा लिया। तो मुझे लगता है शानदार तरीके से कंपनी का परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिला है। उस परफॉर्मेंस के बेसिस में कंपनी आगे बढ़ सकते हैं। तो बाकी आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। मैं तो पॉजिटिव हूँ, और मुझे इस कंपनी के ऊपर जो पैटर्न्स मिला उस पैटर्न्स के बेसिस में मैं कंटिन्यू करूंगा। और बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करना, क्योंकि बेसिकली अगर देखा जाए तो कंपनी के ऊपर इस तरीके से बहुत बार गिरावट का माहौल देखने को मिला। अगर इस माहौल के हिसाब से बात करूँ, कंपनी देखिए यहाँ से लेकर ऊपर गया, और इस लेवल को आप ध्यान से देखेंगे, ये लेवल कंपनी के लिए एक स्ट्रांगली लेवल है। इस लेवल तक बार बार वो रिटेस्ट कर रहा है। इसी रेंज के ऊपर कंपनी बार बार काम कर रहा है। अभी देखिए नीचे भी आया, ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर से वो ऊपर जाने का कोशिश करेंगे। तो जरूर मैं इस कंपनी के ऊपर फोकस रखने के लिए कहूँगा। बाकी देखिए, मेरा कोई बाय सेल आपको कराने का कोई भी अटेंशन नहीं है। काम करना है तो आपके रिस्क के हिसाब से जरूर करिएगा। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बेसिकली एक गवर्नमेंट एंड पीयूसी कंपनी है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लगातार वो हाई करने के बाद अभी एक जगह पे जाकर रुक चुका है। अभी इसका मतलब क्या है, देखिए कंपनी इस तरीके से लगातार हाई करने के बाद एक जगह पे वो अटक चुके हैं। अगर यहाँ पे कुछ टाइम बिताए, उसके बाद अगर ब्रेकआउट करे, तो फिर से कुछ डिसीजन में जरूर यहाँ पे लेने वाला हो। क्यों? क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
जिस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है बहुत शानदार तरीके से डेटाबेस देखने को मिला। अभी देखिए प्राइवेट कंपनी उतना तेजी से नहीं भाग रहा है जिस तरीके से पीएसयू कंपनी भागते चले जा रहे हैं। देखिए पीएसयू कंपनी के ऊपर मुझे बहुत बार यहाँ पे ट्रेड का यहाँ पे भी एक ट्रेड मिला था और दूसरा ट्रेड यहाँ पे शानदार तरीके से मिला, जो कुछ शोल्डर कम हेड कम शोल्डर मिला और ब्रेकआउट होने के बाद रिटेस्ट किया और फाइनली टारगेट को अचीव किया। बेस्ट तरीके से यहाँ पे टारगेट को कंपनी अचीव की। तो मुझे लगता है शानदार तरीके से जब टारगेट अचीव हुआ तो उस टारगेट के बेसिस में कंपनी का अच्छा खासा यहाँ पे जर्नी दिखा सकते हैं। तो ऑलमोस्ट एक जर्नी तो दिखा चुके हैं। अभी कंपनी के ऊपर जो परफॉर्मेंस हुआ है उस बेसिस में देखा है तो कंपनी के ऊपर और भी बड़ा जर्नी आना बाकी है, क्योंकि कंपनी के जो क्वार्टर रिजल्ट है वो फाइनली आ चुके हैं। 98,000 करोड़ से 1,17,000 करोड़ के आसपास कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिला, सॉरी रेवेन्यू देखने को मिले। एक्सपेंस कंपनी कंट्रोल में रखे, उसके बाद कंपनी के जो एक्सपेंस है उसको मिटाने के बाद 18,700 से 22,000 करोड़ तक कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिले। मतलब एक बेस्ट तरीके से नेट प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिला है। अभी कंपनी के इन्वेस्टर प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास आपको इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा और बेस्ट तरीके से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे देखने को मिल चुके हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूशन चाहते हैं इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करना, चाहे वो एफएस हो चाहे वो डीएस हो। तो एसबीआई के ऊपर एक हिडन पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप वो पॉइंट्स देखेंगे तो आपको बहुत शानदार लगेगा। वो है कंपनी के बैलेंस शीट। आप चीज़ों को ध्यान से समझिए। जो कंपनी के एक टाइम 2016 में 2,60,000 सॉरी 26 लाख करोड़ का टोटल कर्जा था, वो आज बढ़ के ऑलमोस्ट 50 लाख करोड़ के आसपास कर्जा हो चुके हैं। अभी इसके ऊपर मुझे एक दोस्तों ने कमेंट किया, सर कंपनी इतना ज़्यादा कर्जा ले लिया तो कंपनी तो बहुत बड़ा खतरे में पड़ सकते हैं। ऐसे बिल्कुल नहीं। बैंक्स अगर कोई भी बैंक और कोई भी फाइनेंस कंपनी अगर कर्जा ले रहा है और उस कर्जे से अच्छा खासा रेवेन्यू और प्रॉफिट जनरेट कर रहा है तो सोचना कंपनी एक धमाका परफॉर्मेंस करेंगे। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। अभी देखिए कंपनी इसके ऊपर फिलहाल के लिए कोई भी मेरा ट्रेड नहीं है, क्योंकि मैं जब तक अभी चलो नेक्स्ट कंपनी के बारे में चर्चा कर लेते हो। नेक्स्ट कंपनी का नाम है आईआरएफसी, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। देखिए आईआरएफसी जब से लिस्टिंग हुआ तब इस कंपनी का प्राइस 30 रुपीज के भी नीचे था और आज कंपनी हाइक किए है 190 के आसपास। एक साल में कुछ ऐसी कंपनी धमाका दिखाया, हर कोई चौंक गए, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी जिस तरीके से लास्ट ईयर में सारे कंपनी जिस तरीके से भागे वो सचमुच देखने वाला बात है। जो लोग गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर निवेश करके निराशा होकर बैठे हुए थे कि गवर्नमेंट कंपनी कभी भी रिटर्न नहीं देता, तो उस लोगों को इतना शानदार रिटर्न मिला, वो सोच भी नहीं सकते कि कितना शानदार उसको रिटर्न मिला। तो आप खुद ही बता सकते हैं अगर आपको आपके पास कोई भी पीएससी कंपनी है तो। हाँ, मेरे पास 2-3 पीएससी कंपनी था, एज ए लॉन्ग पीरियड के हिसाब से अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके दिया है। और इस आईआरएफसी के ऊपर मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ, क्योंकि फाइनेंस इंडस्ट्रीज में इस कंपनी बहुत तेजी से खुद को ग्रोथ कर रहा है। अगर ग्रोथ के बारे में बात करो तो आप खुद ही देख सकते हैं कंपनी का जो इस बार ग्रोथ जो आने वाले है, इस कंपनी के जो सेल्स है वो अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिले। 23,800 से 26,400 करोड़ तक सेल्स देखने को मिले। एक्सपेंस को मिटाने के बाद नेट प्रॉफिट जो है वो 6,300 से 6,000 करोड़ के आसपास देखने को मिला। मतलब नेट प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला है। अभी कंपनी के सेल्स का ग्रोथ, प्रॉफिट का ग्रोथ और सीएजीआर का परसेंटेज और रिटर्न ऑफ इक्विटी सब कुछ आपको बेस्ट दिखेगा। करंट ईयर में कंपनी के जो टिल टू मंथ का जो करंट डेटा है वहाँ पे आप एक चीज़ों को देखेंगे तो कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है वो 12% से घट के 7% हो चुके हैं। मतलब कंपनी का नेट प्रॉफिट कम होता हुआ देखने को मिला है। बाकी बैलेंस शीट के हिसाब से बात करूँ तो कंपनी के ऊपर जो रिजर्व है वो तो बढ़ता हुआ देखने को मिले और कंपनी का बोरिंग्स भी अच्छा खासा ग्रोथ होते देखने को मिले। हाँ, एक पॉइंट्स जरूर मुझे यहाँ पे वीकनेस लगा, क्योंकि पिछली बार कंपनी का 4 लाख करीबन 19,000 करोड़ के आसपास कर्जा था। इस बार वो घट के 4,06,000 करोड़ हो चुके हैं। तो यहाँ पे कंपनी को थोड़ा सा दिक्कत झेलना पड़ सकते हैं, क्योंकि कोई भी कंपनी के ऊपर अगर उसका जो बोरिंग्स है वो कम होता देखने को मिले हैं तो इसमें एक खतरा कंपनी के ऊपर बन सकता है, क्योंकि कंपनी के ऊपर कर्जा ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोन देंगे तो उसका प्रॉफिट होने का चांसेस भी ज़्यादा देखने को मिल सकता है। तो ये थोड़ा सा वीकनेस पॉइंट बन चुके हैं। बाकी कंपनीज के ऊपर कोई भी वीकनेस पॉइंट नहीं है। हाँ, मान लेता हूँ इंस्टीट्यूशन के पास ज़्यादा होल्डिंग नहीं है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन के पास इसीलिए होल्डिंग नहीं है क्योंकि प्रोमोटर ने माल नहीं बेचा। प्रोमोटर के पास 86% के आसपास होल्डिंग है। तो प्रोमोटर जब माल बेचेंगे तब इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा एक धमाका परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। तो प्रोमोटर के बाद एफएसडीएस पब्लिक के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स तो आपको देखने को मिला ही है। तो बेसिकली
कंपनीज के ऊपर एक चीज़ को नोटिस करना, कंपनीज के ऊपर बेस्ट तरीके से एक सिचुएशन बनता हो देखने को मिलेगा। जब प्रोमोटर माल बेचेंगे उसका फायदा डायरेक्टली इंस्टीट्यूशन उठाएगा। अब प्रोमोटर कितना माल बेचेगा? सेबी के रूल्स के हिसाब से 75% से ज़्यादा होल्डिंग किसी भी प्रोमोटर के पास नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे कितना है 86%, तो ऑलमोस्ट 11% के आसपास होल्डिंग को प्रोमोटर को बेचना होगा। तो इस अपडेट में इसीलिए बार बार आपको देता रहता हूँ क्योंकि आपको सारे पॉइंट्स को जानने का मौका मिले, और इसीलिए मेरे चैनल के ऊपर बने रहिए। और IRFC के चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो देखिए, जिस जिस रेंज को मैं आपके साथ शेयर किया था, जिस रेंज को मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कशन किया था, अभी वो रेंज देखिए कंपनी कुछ इस तरीके से देखिए लगातार सेलिंग सिचुएशन के बाद फाइनली इस लेवल को ब्रेक किए और उसके बाद ऊपर जाने का कोशिश करें। अभी देखिए मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, जब तक कंपनी यहाँ पे कप ना बनाए और हैंडल पैटर्न ना क्रिएट करे तब तक मैं कोई भी यहाँ पे ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ। मैं हमेशा कुछ सिचुएशन को सामने रखते हुए, सामने देखते हुए काम करता हूँ। तो कोई भी जल्दबाजी नहीं करता हूँ कि हमेशा हर जगह पे टेल लेना है। ऐसे करना भी नहीं चाहिए क्योंकि आपका रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करके ही आपको इस मार्केट के ऊपर काम करना है। तो बाकी आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट्स करना। फिलहाल के लिए मेरे इस कंपनी के ऊपर कोई भी ट्रेड और मतलब अभी भी कोई भी ट्रेड नहीं है। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है आइनॉक्स विंड्स लिमिटेड। तो आइनॉक्स विंड्स लिमिटेड का वो जल्द से जल्द एक गुड अपडेट आपको देखने को मिलेगा। वो अपडेट अब ऑलमोस्ट आ चुके हैं। 24 में कंपनी आपको हर 3:1 का रेशियोज के हिसाब से स्प्लिट बोनस देने वाला है। तो 3:1 का रेशियोज का मतलब है हर एक शेयर के बदले आपको 3 शेयर मिलने वाले हैं। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। और मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ। अगर आपको काम करना है तो आपके जो सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके ही काम करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।